हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैंने इस साल के इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 26 सिक्योर की है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बाड़मेर राजस्थान का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ महाराजा कॉलेज जयपुर से करी है और उसके बाद मैंने IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स से की। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। मैंने अपना पहला अटैम्प्ट मास्टर्स के इमीडिएटली बाद दे दिया था टू नो द पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम। अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो मैंने बहुत ही बेसिक आइडिया फॉलो किया। सबसे पहले सिलेबस को उठाया और उसके हर एक वर्ड को कंप्लीट करने का ट्राई किया कि कैसे उस पर जितना भी मटेरियल उसके लिए लगा मैंने ट्राई किया। उसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए, कुछ बेसिक बुक्स फॉलो करी। UPSC ने इस एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर रखा है। मैंने सबसे पहले यही ट्राई किया कि पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स की थी वो अप्लाइड में थी, तो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने का ट्राई किया कि मैं कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में डिफ़ाइन कर सकूं। किसी भी नए एप्लीकेंट को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो स्टिक टू द सिलेबस रहे, कि जहाँ से भी पूरा सिलेबस, जहाँ से भी जितना भी मटेरियल उसको लगता है वो वहाँ से करे, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेबस पॉइंट से ही आते हैं। वो ज़्यादा सिविल सर्विस की तरह डीप डाउन नहीं जाते। नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, आप ज़्यादा डीप डाउन उन पे मत जाइए। और रिगार्डिंग द रिसोर्सेज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो भी UG में आपने जो पुराना अपना बेस है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप अपना बेस अच्छे से वापस से रिवाइज़ करिए। उसके बाद अगर आपने UG कंप्लीट किया है तो वहाँ तक का, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपकी उसमें जो भी एडवांस जो आपने ऐड किया है अपना सिलेबस, वो आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नए नोटेशंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। वो आपने 3 साल पढ़ा है तो वो आपका एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो आपको मोस्टली उस पर फोकस करना चाहिए। मेरी यही स्ट्रेटजी रही कि पहले मैंने अपने बेसिक नोट्स रिवाइज़ करे, जो क्लास नोट्स थे, और जो बुक्स मैंने अपने UG ग्रेजुएशन में फॉलो करी थी या जो मास्टर्स में फॉलो करी थी, वो बेसिक बुक्स रिवाइज़ करी। इससे मेरा 60 to 70% सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। ये बेसिकली स्टैट्स की बात कर रहा हूँ कि स्टैट्स का जो 60 to 70% सिलेबस है वो यहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो बाकी का 30-40% है वो एक एप्लीकेंट के लिए नया होता है, जो शायद उसने पुराना नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया है। कुछ सिलेबस वहाँ से ऐड होगा और कुछ वहाँ पे नहीं होगा। बाकी के 30% सिलेबस के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। जैसे जो मैंने जहाँ से यूज किया मैं आपको बता सकता हूँ। वो है कि मैंने NPTEL के लेक्चर्स फॉलो किए जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। उसके अलावा मैंने विद्यामित्र के लेक्चर्स अटेम्प्ट किए। उसके बाद स्टेट एक्सचेंज है, जिससे आपको MCQ क्वेश्चंस में काफ़ी ट्रिक्स में हेल्प मिल जाती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मैंने सलभ सर के नोट्स फॉलो किए, जो कि IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। उनकी पर्सनल वेब पेज पे वो सारे नोट्स उपलब्ध है। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ऐसा कैंडिडेट था जिसने कभी UPSC के बारे में सोचा ही नहीं कि जैसे मैं UPSC क्रैक भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तब मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में पहली बार सुना था। मुझे लगा कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ, और फिर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब मेरी एज लिमिट पूरी नहीं हुई थी, और उसके अलावा भी काफ़ी रीजंस थे कि मैं उस टाइम ये फॉलो नहीं कर सका। उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स पे फोकस किया। मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट कर दिया। जब मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया तब मैंने सोचा कि हाँ, अब अपने जो भी ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करता हूँ। रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक अपनी सिंपल स्ट्रेटजी बनाइए। आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए जो आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर एक बार आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें काफ़ी टाइम से कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, और अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत मिनिमम मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आप नॉर्मली उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम स्टैट्स के पेपर की बात करें तो आप फर्स्ट और सेकंड पेपर जो MCQ पेपर्स होते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं MCQ पेपर, वो निकालिए, क्योंकि उससे एक बेसिक स्ट्रेटजी बन जाती है, एक बेसिक ट्रिक्स होती है जो हमारे एग्जाम्स में काम आती है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अभी एक नया सब्जेक्ट है, इतने ज़्यादा उसके एग्जाम्स भी नहीं होते, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक जो भी बेसिक उसके पीछे जो टॉपिक होता है या बेसिक ट्रिक्स होती है वो हमेशा रिपीटेड होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि CSIR, गेट और IIT JAM के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, वो आप सोल्व करिए, और टाइम कंस्टेंट लगाइए अपना कि एक लिमिटेड टाइम में आप उनको सोल्व कर पाएँ। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पेपर सिर्फ 2 घंटे के होते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, उनका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, उसको आपको टाइम कंस्ट्रेंट में सिर्फ इग्नोर करना होता है। तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए प्रीवियस पेपर देख के कि कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस अगर आपको पता है कि हाँ ये इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस है जो बहुत टाइम खींचते हैं, तो आप उनको इग्नोर करके बाकी सारे क्वेश्चंस जितने आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर सकते हैं वो करिए।
थर्ड और फोर्थ पेपर में आप शॉर्ट स्ट्रेटजी अपनाइए कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मोस्टली ये देखा जाता है कि थर्ड पेपर सबके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट माना जाता है। सब लड़के ये मानते हैं कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है कि वो नहीं कर पाएंगे या उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका एवरेज जो मार्क्स रहते हैं वो भी 200 में सिर्फ 100 के अराउंड रहते हैं। इसमें अगर आप सैम्पलिंग है, क्योंकि अगर आप रिमेंबर करने में और सैम्पलिंग लिखने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सैम्पलिंग अच्छी तरह से पढ़ी होती है, लिखी होती है, वो सैम्पलिंग में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में सरप्राइजिंग जो पार्ट आता है कि नए क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो बहुत कम बनते हैं। तो सेम सेट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप सैम्पलिंग में अच्छे हैं तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उससे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं तो आप अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कि मैंने अप्लाइड पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जब मैंने सैम्पलिंग पढ़ी और मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, मुझे नहीं लगा कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने अपने फेलो कैंडिडेट्स जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सैम्पलिंग पढ़ी थी, उनकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी थी, तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ मैं उनके जैसा अच्छा नहीं लिख सकता सैम्पलिंग, क्योंकि टाइम कंस्टेंट बहुत कम था। जब तक मैंने सैम्पलिंग कंप्लीट की थी ऑलमोस्ट फरवरी आ गई थी, उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। तो मैंने अपने अप्लाइड जो मैंने अपनी मास्टर्स में पढ़ा था, मैंने उसको अपना बेस बनाया कि हाँ मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने टाइम सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, टाइम सीरीज़ के अलावा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स आती है उस पर ज़्यादा फोकस किया। सो मैंने अपना स्कोर थर्ड पेपर में इन्हीं से मैक्सिमाइज़ किया। फोर्थ पेपर में अपने ऑप्शनल बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करिए, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है क्योंकि जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो 3 दिन कंटिन्यूसली होते हैं, लोग वापस अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाते उन टाइमली को। तो आप उन सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बनाइए जो आपको अच्छे तरह से उस चीज़ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएँ, और आप अगर 10 दिन रिवाइज़ नहीं भी करते हैं तो उनको अच्छे से लिख पाएँ। वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बहुत ही अच्छे तरह से डिफ़ाइन कीजिए, क्योंकि उनको छोटा रखिए, कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम के लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मोस्टली अगर आप लास्ट में पहले पूरा सिलेबस थोड़ा बहुत वॉस्ट है तो आप उनको अगर पढ़ोगे तो लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप उनको अच्छे से वापस रिवीजन नहीं कर पाते। तो आप अपने वो नोट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। आप अपनी तैयारी इस तरह से करिए कि जो लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम के टाइम, वो आपका सिलेबस ही आपका मेन जो सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आंसर राइटिंग। इस एग्ज़ाम में वो थर्ड और फोर्थ पेपर स्पेसिफिकली उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हम लिखते हैं उसी के ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपना एक मॉडल आंसर बनाइए हर एक टॉपिक के लिए कि हाँ उनका कैसे लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक ले ले, मल्टी कोऑर्डिनेटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी या लीनियर रिग्रेशन, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं उस पर, बट हमारे वहाँ पे टाइम कंस्टेंट होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, तो हमें उसी टाइम कंस्टेंट में और लिमिटेड स्पेस में लिखना होता है। इसलिए आप कैसे लिखोगे, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि आप कैसे लिखते हैं, फिर उसको खुद सेल्फ एवेल्यूएशन कीजिए कि आप खुद उसको अगर मार्क्स देंगे तो कितने मार्क्स देंगे। सो थर्ड और फोर्थ पेपर इज़ ऑल अबाउट रिटन प्रैक्टिस। आप जितने से ज़्यादा लिख सकते हैं उतना उस लिखने के ट्राई कीजिए, और इसी से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपका रिवीजन है वो क्वेश्चन पेपर भी बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिलेबस पे, क्योंकि एक बार आपने सिलेबस अगर पूरा कवर कर लिया है और आपके सारे बेसिक्स आपने एक बार पढ़ लिए हैं, तो अब क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए कि उसमें से कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों बहुत ही कम मार्क्स की आती हैं। जैसे अगर आप DOE देखेंगे तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ 160 मार्क्स तो सिर्फ फैक्टोरियल, एक्सपेरिमेंट और कन्फाउंडिंग से ही उसका क्वेश्चन पेपर आता है। आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दीजिए वो दीजिए मॉक टेस्ट पे, कि एक बार आप अगर पूरा अपना सिलेबस का मटेरियल प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप रिवाइज़ भी कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम की तरह ही अपना मॉक टेस्ट लीजिए। लेकिन आपको पता है कि 3 दिन कंटिन्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर मंथ में 2 या 3 बार आप बैठिए और वैसे ही 3 घंटे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप वैसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी और जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था तब मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था, तो मैं उस एग्ज़ाम में बैठा ताकि मुझे पता चले कि ये एग्ज़ाम्स कैसे या इनका पैटर्न क्या होता है, कि कैसे मैं इस एग्ज़ाम्स में दे सकता हूँ। जब मैंने पहली बार ये नोटिस किया कि ये एग्ज़ाम्स बहुत ही थकाने वाले होते हैं एक तरह से, क्योंकि आप जब भी उनको देते हो 3 दिन कंटिन्यू पेपर चलते हैं, उनको मैनेज करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आपने बहुत ही अच्छे तरह से बेस से उसकी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप उसको अच्छे से नहीं अटेंड कर पाते, और आप लास्ट नाइट में बहुत कुछ सा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पाता। जो कैंडिडेट बहुत अच्छे से पूरे साल मेहनत करता है उनको अच्छे से वो उसको डिफ़ाइन कर लेता है, आपके माइंड में नए कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते उस एग्ज़ाम्स में। तो आप ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखने की ट्राई करें, क्योंकि नॉर्मली ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या
अगर बात करें मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप ट्राई करिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल बनाइए, उनके साथ मिलके आप एक दूसरे के लिए क्वेश्चन पेपर बनाइए और वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही एक स्टेप है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपने मार्क्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अब मैं बात करना चाहूँगा उन टॉपिक्स पे जिससे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिन टॉपिक्स पे या कुछ चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो ये बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं एक ऐसा कैंडिडेट था जिसने कभी यूपीएससी के लिए नहीं सोचा था। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा मैं अपना फोकस किया करता था, अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मोस्टली कोई भी निकाल सकता है। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कोई भी क्लियर कर सकता है। ये दूसरे सिविल्स एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है, जैसे कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। अगर एक स्टैट्स का एक बिल्कुल ही लिमिटेड सिलेबस है, अगर वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। सेकंड बात करते हैं जीएस की, जनरल स्टडी की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को लगता है कि ये सबसे टफ़ पार्ट रहता है, क्योंकि उसके लिए लोग सबसे ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं एंड तक, क्योंकि सब लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनके लिए उनका जनरल स्टडी का जो पोर्शन होता है वो उनके लिए थोड़ा टफ़ पड़ता है। मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात की तो उन्हें देख के लगा कि हाँ, कि काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि 2-3 अटैम्प्ट दे देते हैं, उनकी जीएस क्लियर नहीं होती, तो एक तरह से वो उनका फियर बन जाता है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। बट जीएस के लिए ये कहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट्स, इट्स अबाउट द ओपिनियन, क्योंकि जीएस का जो पेपर आता है वो फैक्ट्स के बारे में नहीं आता, वो ओपिनियंस। आप जितने अच्छे से अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे तो उतने ही अच्छे से आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस सारे एग्ज़ाम्स में 15% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो जीएस का पेपर जैसे 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको 15 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं। तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अगर वो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट नहीं है, वो आपकी वीकनेसेस है कि आप नई नई बुक्स उठा रहे हैं जो यूपीएससी में नॉर्मली सिविल सर्विस में फॉलो की जाती है, तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पहले से वो पढ़ी नहीं होती और उसको आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप उतना ही टाइम स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन पे अगर स्पेंड करेंगे तो आप उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, जो मैंने किया एक्चुअली इस एग्ज़ाम्स में। मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब भी मुझे जीएस के बारे में, मेरे जीएस हमेशा ही वीक पॉइंट रहा था, तो मैंने तब भी एग्ज़ाम दिया था और विदाउट प्रिपरेशन था मैं, तब भी मेरी जीएस क्लियर हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस साल मैंने फिर भी जीएस पे थोड़ा सा फोकस किया, मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं करी। मैंने बस जो जनरल टर्म्स होती है, जैसे ज्योग्राफी की यूट्यूब पे आपके पास काफ़ी लेक्चर्स होते हैं, जैसे एसएससी जीएल के टॉपिक्स होते हैं, जिससे आपको जनरल टर्म से आपको रूबरू करवाया जाता है। आप वो देखिए, आप उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर टर्म्स किससे रिलेट होता है। फिर आप उन पे बेस्ड जो करंट इवेंट्स हैं, आप सिर्फ वो देखिए और उस पर अपना ओपिनियन लिखिए कि आप पर्टिकुलर, जैसे कोई भी एक करंट इश्यू चल रहा है तो आप वो टॉपिक लिखिए, उसका एडिटोरियल देख लीजिए और उसके बाद अपना ओपिनियन लिखने का ट्राई करिए, और इसी से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी हो जाती है। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठाते हैं, करंट इवेंट्स उठाते हैं और उसके ऊपर उसका एडिटोरियल है, उसका प्रिसाइज लिखते हैं, तो इससे प्रिसाइज राइटिंग की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और उसी का आप ऐसे लिखने का ट्राई कीजिए कि अच्छे अच्छे कोट्स उसमें डाल के, और कैसे आप पॉइंट टू पॉइंट उसको अरेंज कर देंगे कि अच्छे से अच्छे वे में उसको लिख पाएंगे, तो इसी से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी जैसे पढ़ा कि लास्ट ईयर जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो कि मुझे जीएस और इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए, तो जीएस के लिए जैसे मैंने पढ़ा कि लोग बोलते हैं कि पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ लोग कर लेते हैं बहुत अच्छे से, जो अपना सिटिंग पावर बढ़ाते हैं और जिसके लिए जीएस एक वीक पॉइंट नहीं होता। जैसे मैं अपना बताऊं कि मैंने भी पेपर मंगवाए, जैसे हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने स्टार्ट करवाए, बट मैं कभी खोल ही नहीं पाया। और यही मैंने इस साल या हर साल के कैंडिडेट के साथ होता है कि आप 3 से 4 साल पहले बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं जीएस में, और आप वो अच्छे से नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया, आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक पर्टिकुलर ओपिनियन के ऊपर आ जाते हैं, तो आप नहीं कर पाते। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो आप उसके लिए स्लाइड शेयर पे काफ़ी सारी पीपीटीज़ मिल जाती हैं आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो आपका ये मोस्पी होता है उस पर बेस्ड होती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। या जो भी मोस्पी करंट इंडेक्सेस जारी करती हैं, आप उनके बारे में अच्छे से पढ़िए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़िए, और इसके रिलेटेड जो भी 2-4 टर्म्स हैं आप उनके बारे में पढ़ लिए। इसी से ऑफिशियल मोस्टली कवर हो जाता है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे ये देखा गया है कि हर साल जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने जो किया वो ये है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस उठाया, उसको नेट पे सर्च किया और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स पढ़े और उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। और ऐसे जब मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनसे जब ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए यही प्रोसेस रिपीट किया, तो ऑलमोस्ट मेरा 70 to 80% कवर हो गया। क्योंकि मोस्टली अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो ये होता है कि आप जैसे
डेफिनेशंस या CPU के फंक्शंस या नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और उस पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जबकि इस पर एक भी कुछ सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं आता। बुक्स के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं करी। मैंने अपनी मास्टर्स में काफ़ी सारी बुक्स मुझे टीचर्स ने रेफ़र करी थी, जैसे होगन क्रोग है, कैशला बर्गर है। बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि इन बुक्स की वैसे कोई ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लोकल यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट IIT और वहाँ से नहीं पढ़े हो तो आप बहुत ही बेसिक बुक्स फॉलो करते हो तो वो इनफ होती है इसके लिए। जैसे अगर बात करूँ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर, तो मोस्टली सिलेबस आपका इसी से ही कवर हो जाता है। तो यही है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, आप उससे अपना स्कोर ऑफकोर्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप बेसिक बुक्स भी फॉलो करोगे तो उससे मार्क्स में कुछ ज़्यादा बायसनेस नहीं होती कि अगर वो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करने की बात रही तो आप नॉर्मल बुक्स फॉलो करिए जो आपने बेसिक्स अपनी पास्ट में पढ़ी है और उसी पे ज़्यादा फोकस रखिए। अगर एक बार आप अपना रिटन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एक डेफ साइन होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलता है। तो उसमें क्या होता है, तो वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म फिल करनी पड़ती है फॉर्म में, और इसके अलावा उसमें आपको अपनी बेसिक हॉबीज़ जो आपने अभी अचीवमेंट्स हैं या आपने जो भी स्पोर्ट्स में जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो आपको भरना होता है। और उस पर उसमें टाइम लीजिए। एक्चुअली इसमें 7 to 10 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है और उसमें मोस्टली फिल करने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो आप क्या करिए कि जो हॉबीज़ और आप वो इंटरेस्ट भर रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से भरिए, क्योंकि मोस्टली ये है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में 50 to 60% क्वेश्चन आपके उसी डेप पे बेस्ड होते हैं। तो आप उसको बहुत ही केयरफुली भरिए सोच समझ के, क्योंकि यही आपका पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है। इंटरव्यू की बात करूं तो वो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि अगर एक बार आप बहुत अच्छे से बेसिक्स आपने फॉलो किया है, आप अपने सोर्स नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आपने उसको काफ़ी टाइम से रिवाइज़ किया है, तो आपकी मोस्टली प्रिपरेशन यही हो जाती है। उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आप अपनी बेसिक डेफिनेशंस है जो स्टैटिस्टिक्स की वो आप रिवाइज़ करिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स को बिठाइए और उन्हें समझाने की ट्राई करिए कि जैसे पर्टिकुलर कोई भी स्टैटिस्टिक्स का टर्म है आप उनको एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यह एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें आप अपना पूरा पास्ट हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपने आज तक क्या क्या किया है। आप उन सारी चीज़ को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ मैंने ये आज तक अचीव किया है, और उसी को आपको एक्चुअली बोलना होता है। और सबसे इंटरव्यू फेज़ में ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके हॉनेस्ट रहिए किसी भी चीज़ को, जो भी आपको वो पूछेंगे, क्योंकि आपने वो सब पूरी जर्नी तय करी है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप नहीं बता सकते। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वो जो टेस्ट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम में क्लियर कर लिया है। तो आपका नॉलेज तो आपने वहीं उनको प्रूव कर दिया है। तो आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना के वहाँ पे जाइए और जितना हो सके हॉनेस्ट और टू द पॉइंट आंसर करिए। कोचिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अगर आप अपने एक बार सिलेबस को देखिए कि आपका कितना % सिलेबस है जो आपने ऑलरेडी पहले उसको पढ़ रखा है या एक तरह से गो थ्रू आपने उसको कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नई टर्म्स नहीं हैं और अगर आपकी सिटिंग पर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं तो आप आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा इसके लिए कोई ज़रूरत पड़ती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। मैं नए एप्लीकेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप एक अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर फॉलो करिए, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि सेकंड और फोर्थ पेपर में लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड पेपर उनके कंपैरिजन में थोड़े से टफ़ होते हैं जिसमें स्कोर मैक्सिमाइज लोग नहीं कर पाते। तो आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे से अपना शेड्यूल फॉलो करिए, यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। लास्ट में मैं उन सारे कैंडिडेट जो इस साल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स टू DKT।